हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ एलएलबी पार्ट 3 फर्स्ट सेमेस्टर का कंपनी लॉ के थ्रू फर्स्ट केस सालोमन वर्सेज सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 पीसी 22। लीडिंग केस में स्टडी करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और बाकी जो समझने के लिए है तो लीडिंग केस आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। और लीडिंग केस में होता है सब्जेक्ट ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, जजमेंट एंड लॉ, प्रतिपादित विधि का सिद्धांत। तो इसको अपने को जानना है और एग्जाम में कैसे लिखना है इसको मैंने बस इसके लिए वीडियो बनाया है जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 पीसी 22। फ्रेंड्स, इस केस का मैं आपको परिचय पहले दे देती हूँ। यह केस जो था कंपनी निगमन से संबंधित है और यह आवरण हटाने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। केस का फैक्ट है, अरुण सालोमन नामक एक व्यक्ति जो कि थोक व्यापारी था, जूतों का थोक व्यापारी था, वह 1892 में सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक कंपनी खोलता है। समय सीमा के आधार पर इसमें पूंजी लगाने वाले 7 मेंबर थे। सालोमन तथा उसका बेटा कंपनी के निदेशक मंडल में थे। सालोमन ने अपना व्यापार 40,000 पाउंड में कंपनी को बेच दिया था। कंपनी को 10,000 पाउंड की राशि देना बाकी था। सालोमन एंड कंपनी का बिजनेस गिरने के कारण वह कंपनी टूट जाती है और लेनदारों का बकाया ऋण के लिए केस प्रस्तुत किया जाता है। केस का फैक्ट है कि अरुण सालोमन नामक एक व्यक्ति जूतों का थोक व्यापारी था और उसका कारोबार अच्छी स्थिति में होने के कारण उसके पास कंपनी के नियम के अनुसार पूंजी लगाने वाले 7 व्यक्ति थे, जिसमें सालोमन स्वयं, उसकी बेटी, पत्नी तथा 4 बेटे थे। इस 7 व्यक्ति कंपनी के सदस्य भी थे। सालोमन तथा उसके 2 बेटे कंपनी के निदेशक मंडल में थे। सालोमन ने अपना बिजनेस इस कंपनी को 40,000 पाउंड में बेच दिया था। कंपनी ने सालोमन को नगद राशि देने के बजाय भुगतान स्वरूप एक पाउंड के 20,000 पाउंड के पूर्व चुकता अंश तथा 10,000 पाउंड के ऋण पत्र जारी किए तथा 10,000 पाउंड उसे नगद प्राप्त हुआ, यानी कि कंपनी अभी भी 10,000 पाउंड की ऋणी थी। कंपनी के अंश सदस्यों के पास एक पाउंड का अंश था। अंश मतलब शेयर था। कंपनी की डाउनफॉल के कारण इसका विघटन करना पड़ा। उस समय के पास 600 पाउंड की एसेट थी, जबकि उसका दायित्व 17,000 पाउंड था, जिसमें 10,000 पाउंड सालोमन को ऋण पत्र के रूप में चुकाने थे। बाकी 7,000 पाउंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने थे, यानी कि लेनदारों को देने थे। सालोमन को भुगतान करने के पश्चात कंपनी के पास लेनदारों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। असुरक्षित लेनदारों यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स द्वारा यह दावा किया गया कि धन का भुगतान पहले उन्हें किया जाना चाहिए, क्योंकि सालोमन एंड कंपनी कभी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई ही नहीं थी तथा सालोमन तथा कंपनी वास्तव में एक ही व्यक्ति था। अतः सालोमन स्वयं का ऋणदाता नहीं हो सकता। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सालोमन कंपनी में उसकी बेटी, बेटे और वह स्वयं था और उसकी पत्नी थी, तो ऋण दूसरे को नहीं देना था। सालोमन कंपनी का प्रबंध निदेशक भी था तथा उसके 2 पुत्र भी निदेशक थे। अतः कंपनी की व्यवस्था अधिनियम के प्रतिकूल नहीं थी। यह कंपनी मात्र एक धोखा और कपट थी, यानी कि यह फ्रॉड में कंपनी झूठ मूठ का ऑन पेपर बनाया गया था। सालोमन द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कंपनी निगमित होने के कारण सालोमन एंड कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व था तथा वह कंपनी के सदस्यों से पूर्णतः भिन्न थी। अतः कंपनी का ऋण पत्रधारी होने के नाते ऋण चुकाने के लिए उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें जजमेंट यानी कि निर्णय आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा कि सालोमन के मामले हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि सालोमन एंड कंपनी एक स्वतंत्र निगमित कंपनी थी जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पूर्णतः अलग था। कंपनी के निगमन के पश्चात उसका
कारोबार पूर्व की भांति रहा हो तथा वही व्यक्ति उसके मैनेजर रहे तथा लाभ भी केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया हो। कंपनी के निगमन पश्चात उसका कारोबार पूर्व की भांति ही रहा हो तथा वही व्यक्ति उसके प्रबंधक रहे तथा लाभ भी केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया हो। न्यायाधीशों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अधिनियम में उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है कि सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य असंबद्ध होने चाहिए या वे अपनी रुचि या इच्छा से कार्य करें या कंपनी के निर्माण में उनके अधिकारों का संतुलन हो। अतः यह निश्चित किया गया कि सॉलोमन को अप्रतिभूत लेनदारों की तुलना में ऋण के भुगतान की प्राथमिकता का अधिकार था। इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत है, एक बार पंजीकृत होने या कंपनी का सदस्य से अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। धोखा या कपट के संबंध में कंपनी का आवरण के अंतर्गत न्यायालय वास्तविकता को देख सकता है। कंपनी कृत्रिम विधिक व्यक्तित्व के अंतर्गत अलग वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।